एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. How are you all? I hope you are doing good. And as usual, before moving towards our today's lecture, which is very important by the way, I would like to start my lecture with the Hadith Mubarakah. In fact, it's not Hadith Mubarakah, it's the words of Holy Quran. And it says, fear Allah wherever you are. Surely Allah is aware of all your actions. अल्लाह ताला से डरें, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला से खौफ करें, अल्लाह ताला से डरें, क्योंकि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है और वो यकीनी तौर पे बाखबर है, जानता है उन तमाम चीज़ों को जो आप कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों विच गिव्स अस अ वेरी अलार्मिंग एंड विजिलेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन which needs us to be all the time vigilant, all the time very active, all the time very you can say कि हमें बड़ा बाखबर अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमें ये वाली जो आयत है वो ये एम्फसिस करती है कि हम कभी भी कोई गलत काम ना करें। रीज़न क्या है कि जब भी कभी खुदा न खासा कोई भी गलत काम चाहते हुए इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारे से सरजद हो, तो उसका क्या मकसद है कि वो अनअटेंडेड नहीं गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस काम को देख रहा है, वो हमारे से गाफिल नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, वो बाखबर है। तो अगर आपको ये लगता है कि खुदा ना करे हम कोई ऐसा काम करें और अल्लाह ताला उससे बाखबर नहीं है, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत नोशन है। और अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर हमारा ऐसा बिलीव है कि जो काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं, हर वक्त उससे बाखबर है, तो फिर यकीनी तौर पे किसी भी गलत काम करने की गुंजाइश बचती नहीं है। हमें लाजमी तौर पे जो हक़ है वो अदा करना है, स्पेशली जब तक कि आप बच्चे हैं, अपने चाइल्डहुड में हैं, तो आपके ऊपर जो फ़राइज़ अल्लाह ताला ने डाल दी हैं वो लाजमी तौर पे आपको पूरे करने हैं। और उनमें जो अल्टीमेट आपकी ड्यूटी है वो क्या है कि जो आपके वालिदैन ने आपको पढ़ाई की जानिब राग़िब किया है, ताकि आप जो हैं वो एक अच्छे इंसान बन सकें, एक सिविलाइज्ड जो सिटीज़न है हमारे कंट्री के वो बन सकें और एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल कब होंगी? जब आप तालीम हासिल करेंगे। Without getting educated, you cannot perform your duties well. You cannot become a very responsible citizen, a civilized citizen of this country. You need to get educated for that. Education ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी मोड में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is inevitably required. What we are doing here, we are trying to educate you even in these worse scenarios, in these worse conditions, where everything is closed, nobody is allowed to go anywhere freely. आपको पता है क्या सिचुएशन आपके इर्द गिर्द ड्यू टू दिस पेंडेमिक। उसके बावजूद अगर हम ये ट्राई कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अगर ये ट्राई कर रहे हैं कि वो आपको इंटैक्ट रखें, वो आपको एजुकेटेड रखें, वो आपको मज़ीद एजुकेट करें, तो फिर अब आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके इस काम को बखूबी अंजाम दें और अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरे तरीके से अदा करें। और ये याद रखें कि जब भी आप खुदा न खास्ता अपने फ़र्ज़ में कोताही बरतेंगे तो अल्लाह ताला बाखबर है, वो देख रहा है हर वक्त। मैं अगर अपने फ़र्ज़ में कोताही बरत रहा हूँ तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, वो बाखबर है। वो चाहे छोटे से छोटी कोई स्पीशी है, छोटे से छोटा कोई जानदार है, या बड़े से बड़ा कोई जानदार है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा जानदार है, वो उन तमाम के हालात से बाखबर है। और ना सिर्फ हमारी इस प्लानट अर्थ के लोगों से, बल्कि तमाम यूनिवर्सेस में जितनी भी उसने अपनी मखलूक़ात पैदा की हैं, जितनी भी उसकी क्रिएचर्स हैं, वो उन सब से वाकिफ़ है। तो इसलिए हम आयतुल कुर्सी में भी यही पढ़ते हैं कि ना उसको नींद आती है, ना ऊँघ आती है, तो वो तो हर वक्त बाखबर है, वो हर वक्त विजिलेंट है। तो इसलिए बच्चों जो काम करें होल हार्टेडली करें, कोई काम हाफ हार्टेडली ना करें, और कोशिश करें कि जितने ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम आप अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम दे सकते हैं वो दें, क्योंकि यही जगह है जहाँ पे आप अपने अच्छे काम कर सकते हैं। आखिरत में जाके फिर इन्हीं अच्छे कामों का आपको जो सिला है वो मिलना है, वो जज़ा हो या सज़ा हो, उन दोनों का फ़ैसला अल्लाह पाक ने करना है। तो ये तो आज की जो आयत मुबारक थी उसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा आपने। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मैंने आपसे कहा था आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस में भी हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि व्हाट टेंसेस आर।
what are they all about, or why we need to use them and how we use them and what is the usage of tenses also. ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे. तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं. सबसे पहले जो वर्ड हमें हॉन्ट करना शुरू करता है वो है टेंस, जो कि इन रियल टर्म्स मेक अस टेंस. ये हमें टेंस कर देता है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं. हमें लगता है कि बहुत मुश्किल एक काम है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, ये कैसे हम याद रखेंगे. और चूँकि हम उनको याद नहीं रख पाते इसलिए हम हमेशा एक ही उज़र घड़ते हैं, एक ही एक्सक्यूज़ घड़ते हैं कि टेंसेस बहुत मुश्किल काम है, हमें नहीं आते. थोड़े बहुत आते हैं, हमने 7th में 8th में 6th में सीखे थे लेकिन हम भूल गए. पॉसिबल नहीं है कि आपने ठीक से सीखे और आप भूल गए हो. इसका मतलब है कि आपका पहले इंटरेस्ट डेवलप नहीं था जिसकी वजह से आपने वो सीखे ही नहीं. आपने हाफ हार्टेडली काम किया. होल हार्टेडली सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे. मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट दूँ जो कि एंकर हो जाए आपके दिमाग में, वो कभी आप ना भूल सकें. लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मुझे आपकी तरफ से भी इक्वली रिस्पॉन्स चाहिए, फिर ही हम इसको प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर सकेंगे एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर में. तो टेंस उर्दू में बच्चों, टेंस का मतलब होता है ज़माना या वक्त, जिसको हम टाइम कहते हैं. क्लियर? टेंस ज़माना या वक्त. अब टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, हर एक को पता है. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या आता है? पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और उसके भी बाद फ्यूचर. अब मुझे यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पास्ट किसको कहते हैं, प्रेजेंट किसको कहते हैं, फ्यूचर किसको कहते हैं. आई होप एवरीबडी नोज इट. लेकिन चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ कि पास्ट माजी है, प्रेजेंट हाल है और फ्यूचर मुस्तकबिल है. वक्त 3 तरह के ही हैं. टेंस, वक्त, ज़माना 3 तरह का. एक माजी जो हम पिछले लेक्चर्स पढ़ रहे हैं वो हमारा पास्ट है. प्रेजेंट जो आज हम लेक्चर पढ़ रहे हैं प्रेजेंट है. जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह, अल्लाह अगर हमें ज़िंदगी की मोहलत दे, जो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्यूचर. तो ये 3 तरह के टेंसेस, 3 तरह का वक्त जो है वो टेंस में डिफाइन किया जाता है, टेंस में बयान किया जाता है. तो पहली तो बात ये कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस. तो यू नीड और यू आर सपोज टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन लाइक दैट के टेंस इज द टाइम. बहुत सिंपल. एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टाइम और हाउ यू कैन और इन हाउ मेनी कैटेगरीज यू कैन डिवाइड टाइम. तो आप कह सकते हैं 3, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. 3 तरह की कैटेगरीज है जी, उनमें टाइम को डिफाइन कर सकते हैं. तो व्हाट इज टेंस? टेंस इज टाइम. और कितनी कैटेगरीज हैं? 3. ये तो हो गए टेंस से रिलेटेड. हम टेंस को यूज़ क्यों करते हैं या टेंस कैसे इस्तेमाल होता है? तो सिंपल टेंस की बात ये है बच्चों कि जब भी हम ये बात करते हैं ना कि हम टेंस बना रहे हैं, हम टेंस सीख रहे हैं, तो हम क्या सीख रहे होते हैं कि हमने वक्त को कैसे बयान करना है, हम टाइम को किस तरह से बयान करें अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में. इसको कहते हैं टेंस को बयान करना, या इसको कहते हैं कि टेंस का यूटिलाइजेशन क्या है, टेंस का इस्तेमाल क्या है. ये लेटर ऑन हम जाके इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं. टेंस आपको समझ आ गया. 3 तरह के टेंसेज हैं, पास्ट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है और फ्यूचर का टेंस. ये तो टेंस था. अब एक और वर्ड होता है एस्पेक्ट ऑफ टेंस. आपने सुना है ये पहले कभी, एस्पेक्ट ऑफ टेंस? आई होप कि आपने सुना होगा, लेकिन आपने भुला दिया होगा. और अगर आपने नहीं सुना तो आज हम इसको सीखते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या होता है. नॉर्मली हम एस्पेक्ट का मतलब क्या लेते हैं? एस्पेक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है, उर्दू में अगर हम देखें बच्चों तो ये होता है पहलू. वैसे हम कहते हैं जी इस बात का ये पहलू जो है ये तो बहुत ठीक है, लेकिन दूसरा जो पहलू इसी बात का निकलता है वो गलत है. मीन उसकी साइड, उसका एंगल, उसको देखने का अंदाज. तो एस्पेक्ट ऑफ टेंस, एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या कहलाता है? पहले तो हमने टेंस सीख लिया कि टेंस ज़माना है और वक्त है. 3 तरह के ज़माने हैं, 3 तरह के वक्त है, वो भी देख लिया. अब हम एस्पेक्ट ऑफ टेंस देख रहे हैं. तो एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या होता है? सबसे पहला जो एस्पेक्ट ऑफ टेंस है किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, वो है बच्चों सिंपल. राइट. और अगर हम इसको ग्रामेटिकल टर्म में देखें तो ये क्या बन जाएगा? इंडेफिनिट. तो ये पहला एस्पेक्ट है टेंस का.
दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को क्या कहते हैं हम अपनी जुबान में? कंटिन्यूस, जिसको आपने सुना होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला एस्पेक्ट सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, ये परफेक्ट ही है, और फोर्थ है जी परफेक्ट प्रोग्रेसिव। और इसको हम अपनी ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि जो नॉर्मली हम डिस्कशन करते हैं कि जी टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं, हर टेंस के 4 आगे से टेंस होते हैं, और 4 × 3 = 12 और 12 टेंसेस होते हैं, तो हमने 12 टेंस सीखने हैं। तो वो जो टेंसेस के शेड्स हैं उनको, या उनके जो नाम है उनको हम क्या कहते हैं? एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस। ये आपने याद रखना है, ये मैं आपसे पूछूंगा भी, और हो सकता है कि मैं जो आपके नेक्स्ट टेस्ट लूँ उनमें मैं ये आपसे सवाल भी डाल दूँ, तो आपने ये याद रखना है अच्छे तरीके से। ये मैं जो आपको ग्रामेटिकली बता रहा हूँ ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये जो लेक्चर है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए डेवलप किए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सामने बच्चे 1-to-1 इंटरेक्शन में नहीं बैठे हुए, बच्चे अपने घर में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन गो अनआंसर्ड, देर आर अ लॉट ऑफ क्वेरीज which can go unanswered, and there can be a lot of ideas, there can be a lot of concepts that you could discuss with me when we were sitting like 1-to-1 session. लेकिन अब चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, आप घर में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुद से ज़ूम करके आपको बतानी होती हैं, जो मुझे लगता है कि शायद आप मेरे सामने होते तो मुझसे पूछते, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं वो भी साथ साथ आंसर करूँ। तो जब मैं ये वाली कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये वाली कोशिश भी करूँगा कि मैं देखूँ, इंश्योर करूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं क्या वो आपको याद भी हैं या नहीं, आप उनको पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं या देख रहे हैं या नहीं। तो ये मैं इंश्योर करूँगा, ये चीज़ें आपको टेस्ट में डाल के देके, और फिर मैं उनको देखूँगा कि आपको कितने अच्छे तरीके से इन चीज़ों की समझ आई। तो अभी तक बच्चों हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे। पहला कॉन्सेप्ट था कि टेंस क्या होता है, वो मैंने बता दिया, ज़माना वक्त होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और दूसरा मैंने आपको बताया एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या होता है, टेंस का पहलू या टेंस की मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ अशकाल और मुख्तलिफ हालतें, ये एस्पेक्ट ऑफ टेंस होता है। ये आपने भूलना नहीं है, बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं, ये आपने याद रखनी है। अब हम इससे अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस, पहले तो हमें सेंटेंस का पता होना चाहिए ना, जुमला किसको कहते हैं। उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ जुमला, हमें पता होना चाहिए कि जुमला किसको कहते हैं। तो आपको पता है कि जुमला किसको कहते हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट कैन कन्वे द प्रॉपर मीनिंग। हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जुमला कहेंगे। मसलन मैं आपके सामने लिखता हूँ एक जुमला, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की डेफिनेशन से देखें तो मैं वो जुमला लिखने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है क्या ये सेंटेंस कहलाता है। ये मैंने लिखा है जी, इज सिटिंग चेयर इन ही। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? योर आंसर शुड बी यस, जी बिल्कुल सर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या ये सेंटेंस कहलाता है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, इज सिटिंग चेयर इन ही, क्या बैठ रहा या बैठा हुआ कुर्सी में है वो, हमें कुछ इसकी समझ नहीं आ रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर ये अपना मीनिंग कन्वे कर दे, उसको ऐसा करने के लिए, इससे मीनिंग कन्वे कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हम इसको ऑर्डर वाइज करेंगे, हम इसकी तरतीब ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ही आ गया, उसके बाद इज, इसके बाद सिटिंग, राइट, और लास्ट पे ही इज सिटिंग इन चेयर, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई। ऑल दो के अल्फाज तो वही हैं, इज यहाँ भी था यहाँ भी है, सिटिंग सिटिंग, चेयर इन और ही
अल्फाज तो सारे वही थे, लेकिन इन तमाम अल्फाज के होते हुए भी आप बात को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। हम इसको सेंटेंस इसलिए कह सकते हैं ऑल्दो इट इज़ अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट हैज़ अ लिटिल बिट स्पेशलिटी अबाउट इट दैट इट कैन कन्वे द प्रॉपर मीनिंग। ये आपको प्रॉपर मीनिंग बयान कर रहा है। तो जो जुमला या जो अल्फाज का मजमूआ जो कि प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर दे, वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। उसको चाहे उर्दू में आप कर लें, चाहे इंग्लिश में कर लें, या किसी भी और लैंग्वेज में कर लें, वो क्या कहलाएगा? वो जुमला या सेंटेंस कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया होगा यकीनी तौर पे। अब हम सेंटेंस को, जुमले को थोड़ा सा और मज़ीद एनालाइज करते हैं कि जुमले में फर्दर कौन कौन से कॉन्टेंट्स होते हैं। मसलन मैं एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपके सामने लिखने लगा हूँ। ही wrote a letter। ये जुमला आपको समझ आ रहा होगा, ये सेंटेंस आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है। He wrote a letter, उसने एक खत लिखा। 3 डिफरेंट इंक्स नज़र आ रही होंगी आपको, ब्लैक, ब्लू, रेड। रीज़न क्या है? मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट कॉन्टेंट्स हैं, अज्जा हैं, जिनसे मिल के ये एक जुमला बनता है। अब हम इनको एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से कॉन्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ही को। ही क्या होता है? जुमले में ही की क्या वैल्यू है या इसका क्या नाम है? तो बच्चों इसका नाम है सब्जेक्ट, राइट। अब हम देख लेते हैं रोट। ये रोट क्या है? ये है वर्ब। अभी मैं इनको फर्दर डिफाइन करूंगा आपको कि ये क्या होते हैं आगे से। लेटर, लेटर को देखना है कि लेटर क्या है जी। लेटर को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। 3 चीज़ें आपने देखा, 3 चीज़ें हमारे पास आई, तो हमने क्या कर लिया, उनको तरतीब से लगा के क्या बना लिया, एक सेंटेंस। कैसे पता चला कौन सी 3 चीज़ें आई हैं जी? ही रोट अ लेटर में तो ऐसा पता नहीं लग रहा, इसलिए मैंने उनको एनालाइज कर लिया, लेबल कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। सब्जेक्ट जुमले में लाजमी होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं। बाज़ औक़ात ये नहीं होता ऑब्जेक्ट, तो भी सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। बाज़ औक़ात ये भी नहीं होता, ये दोनों मिलके कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस। और बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वर्ब अकेला मिलके अपने सेंटेंस को क्लियर करता है। अब यहाँ पे हमें एक और ग्रुप को समझना है। एक और ग्रुप है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा आपके सामने सेंटेंस का। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको 2 ग्रुप्स में डिफाइन किया जाता है। बच्चों ये याद रखो। पहले मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। 3 कॉन्टेंट्स है, सब्जेक्ट से, वर्ब दूसरा और थर्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों से मिलके एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम इन तीनों कंटेंट्स को ग्रुप वाइज देखें, इनको कैटेगराइज करें, तो ये 2 कैटेगरीज में डिफाइन किए जाते हैं। पहला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, और दूसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल है हमारा ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है और सब्जेक्ट। तो अगर मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है ग्रामर में। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि इस पूरे पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, सब्जेक्ट के अलावा इस वाले पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? आप बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। मतलब मैं कहता हूँ आई लैफ, आई राइट, आई रन, आई सिट, आई ले, आई स्टैंड, तो ये तो जुमले मेरे कंप्लीट हैं, ऑल्दो कि मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा।
तो इस मिसाल से आपको क्या बात समझ आती है कि इस पूरे पोर्शन में, प्रेडिकेट वाले पोर्शन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर वर्ब। वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये इस तरह से आपको टेंस क्यों बता रहा हूँ, सेंटेंस क्यों बता रहा हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, and in predicate the most important element and content or ingredient is verb। verb क्यों important है? पहले तो ये बताना है कि verb होता क्या है। पहले तो ये बताएं subject क्या होता है। subject को understand करना है जी। subject होता है action performer, जो action perform करता है। subject क्या होता है? action perform, काम करने वाला। इसको हम आम जुबान में लिख लेते हैं doer, काम करने वाला। अब जो एक्शन यहां से चला, सब्जेक्ट से चला, वो एक्शन क्या है? वो एक्शन वर्ब है। जो एक्शन हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो एक्शन क्या है? वर्ब, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? काम। कौन सा काम हो रहा है जी? वर्ब। सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्मर, डूअर, काम करने वाला, वो जो काम कर रहा है, वो जो काम किया जा रहा है वो काम वर्ब। और वो काम, जो ये वाला काम जो रिसीव कर रहा है वो क्या है? वो है जी ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ एक्शन। और भी आसान करना है इसको समझने के लिए तो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। किसके ऊपर काम किया जा रहा है? लेटर पे। कर कौन रहा है? ही। कौन सा काम हो रहा है? रोट। हु इज राइटिंग अ लेटर? ही। तो जो हु का जवाब देते वो सब्जेक्ट है। व्हाट इज बीइंग डन? क्या किया जा रहा है? वर्ब। राइट, रोट, लिखा जा रहा है। व्हाट का जवाब दे दे वो वर्ब है। ऑन हुम, एट हुम दिस वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, किस पर काम हो रहा है? तो लेटर पे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ही रोट अ लेटर है, ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन परफॉर्मर, डूअर, काम करने वाला। रोट वर्ब है, एक्शन है, जो काम ये कर रहा था उस काम को वर्ब कहते हैं। और ये वाला, ये दोनों मिलके किसको रिसीव करवा रहे हैं अपना काम? जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो रिसीवर ऑफ एक्शन। तो ये तीन चीज़ें तो इस तरह से डिफाइन हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है सब्जेक्ट, दूसरा ग्रुप है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट था उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब वर्ब ही क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो बच्चों वर्ब इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट फॉर्म्स द टेंसेस। ये टेंसेस को फॉर्म करता है, ये टेंसेस को तश्कील देता है, ये टेंसेस बनाता है। वर्ब से आपको पता लगेगा कि आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर काम जो आपका एक्टिव वर्ब है जिसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि जो काम परफॉर्म किया जा रहा है, अगर एक्टिव वर्ब इसमें से निकाल दिया जाए तो आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि किस टेंस की बात हो रही है। तो वर्ब्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं पूरे सेंटेंस में, सब्जेक्ट से ज़्यादा भी और सब्जेक्ट के बाद भी, कि ये आपको आपका टेंस बयान करे। तो जब कभी भी आपने टेंस को अंडरस्टैंड करना है, टेंस को समझना है, तो उसके लिए आपको वर्ब को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्ब को समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला टेंस परफॉर्म हो रहा है। तो तीन कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं। अभी तक सबसे पहला हमने सीखा कि टेंस क्या होता है। ज़माना और वक्त को हम टेंस कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इसकी तीन तरह की इकसाम है। उसके बाद हमने देखा कि एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या होता है, यानी कि टेंस का पहलू, टेंस की इश्काल, टेंस की शक्लें। सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों में, उसको हम अपनी ज़ुबान में ग्रामेटिकल टर्म में इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रोग्रेसिव होता है, उसको हम कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। परफेक्ट अकेला होता है, उसको परफेक्ट ही कहते हैं, ये तीसरा है। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बोलते हैं। तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं किसी भी टेंस के। ये चारों एस्पेक्ट पास्ट के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, फ्यूचर के भी हो सकते हैं। ये अंडरस्टैंड किया। फिर हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, जिसकी हमने एक मिसाल लिखी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर प्रॉपर ऑर्डर में मौजूद ना हो, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर प्रॉपर मीनिंग कन्वे ना कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, सॉरी वो सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुड बी क्लियरिंग द मीनिंग ऑल्सो, शुड बी कन्वेइंग द प्रॉपर मीनिंग ऑल्सो। वो अपना मीनिंग जब तक बयान नहीं करेगा हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फिर सेंटेंस को हमने फर्दर देखा कि ये किन किन तीन अज्जा से मिलकर बनता है।
ही रोट अ लेटर, हमने एक मिसाल लिख ली। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि ही क्या है जी, सब्जेक्ट है। रोट क्या है जी, वर्ब है। लेटर क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। फिर हमने फर्दर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है एक्शन परफॉर्मर, डूअर, काम करने वाला, ड्राइवर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस चलाता है। वर्ब हमने देखा, ये क्या है जी, ये जो सब्जेक्ट काम जो वाला कर रहा है, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उस काम को वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट जो काम जिस चीज़ के ऊपर कर रहा है, जो चीज़ उस काम की एक्शन की रिसीवर है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन। इसके बाद हमने देखा कि इसी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इस वाले पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट मिलके, ये दोनों चीज़ें मिलके हमें बात बता रही होती हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और किस पर कर रहा है। तो प्रेडिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के हवाले से। वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है। फिर हमने फर्दर पढ़ा कि प्रेडिकेट वाले पार्ट में से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। प्रेडिकेट वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा निकला, वर्ब का। और वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसलिए बताया। वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेंसेस को फॉर्म करता है। तो जो टेंसेस को फॉर्म करती है चीज़, वो वर्ब है, और वर्ब के बगैर कोई जुमला पॉसिबल नहीं है एक्टिव सेंटेंसेस का, मीन जिसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ऑल्दो के बहुत जगहों पे वर्ब एज इज़ एम आर को भी हम एज ए वर्ब ले लेते हैं, लिंकिंग वर्ब के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन वो स्टेटिव फॉर्म्स भी कहलाते हैं। हम एक्टिव वर्ब्स की बात करें, अगर एक्टिव वर्ब्स होंगे तो फिर ही हम जुमले को डिफ़ाइन कर सकेंगे, उसके अलावा हम जुमले को डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टेंसेस, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस और सेंटेंस पढ़ा है। आज हम इस अपने टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और हम एक लेटर इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे एक लेक्चर में आपको उसको क्लियर करूँ। ये हमने एक फाउंडेशन ले करनी थी, हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, वो हमने कर ली है। तो अब हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप टेंसेस नहीं समझ सकेंगे। टेंसेस को समझने के लिए इनको समझना बेहद ज़रूरी है। और अब इसके साथ ही आप जो है वो लेटर खोलें, मैं आपको उसका पेज नंबर वो गाइड कर दूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि आपने अब लेटर राइटिंग करनी है, उसके लिए पेज नंबर 169 नोट्स पे आप खोलें। लेटर नंबर 7 आज हम करेंगे, और इसका जो टाइटल है वो पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेटर है आज, लेटर नंबर 7, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर बर्थडे। तो इसमें सबसे पहले याद कर लें कि जो मैंने फ्रेंड जो है वो चूँकि डिफरेंट उसे लिख दिया है राइटिंग से, उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे सैल्यूटेशन में आएगा, जिसके नाम पे हमने ख़त लिखना है। ये आपने अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको उसी तरीके से स्टार्ट करने लगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल का बच्चों ई कैपिटल है, EXAMINATION, एग्जामिनेशन ई कैपिटल, हॉल H कैपिटल, एग्जामिनेशन हॉल, और उसके बाद क्या होगा, कॉमा। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी CITY कैपिटल C के साथ, CITY, एक पॉज या एक स्पेस, उसके बाद कैपिटल A डॉट कैपिटल B डॉट कैपिटल C, एंड अगेन दैट लास्ट डॉट इज़ ऑप्शनल। इसके बाद मंथ का नाम, बारहा बता चुका हूँ कि मंथ का नाम जो है वो आपने कंप्लीट लिखना है, उसमें किसी किस्म के आपने कोई एब्रीविएशंस या शॉर्टर फॉर्म यूज़ नहीं करना है। जुलाई JULY, उसके बाद डेट, फिर कॉमा, और इसके बाद एक स्पेस के बाद 2020 या जो भी ईयर का नाम आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे और नीचे आप अपनी सैल्यूटेशन, यानी कि जिसके नाम पे आपको ख़त लिखने को कहा गया, आप उसको ख़त लिखेंगे। तो वो कौन सा है जी, डियर फ्रेंड,
ये आपने याद रखना है, जो आपको टाइटल में ही लिखने को कहा गया है वहीं से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डियर का डी कैपिटल होगा, DEAR डियर। इसके बाद फ्रेंड, F कैपिटल होगा, FRIEND, और इसके बाद आप कॉमा लिखेंगे, डियर फ्रेंड। इसके बाद आप जो लेटर ऑफ बॉडी है उसकी तरफ मूव करेंगे, और लेटर ऑफ बॉडी आपने हमेशा याद रखना है कि लेटर ऑफ बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है। जो सैल्यूटेशन में रिलेशन लिखा हुआ है, जो फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे सेकंड लेटर से स्टार्ट होगी। कहाँ से? सेकंड लेटर से। तो सेकंड लेटर को आपने ज़हन में रखना है, सेकंड लेटर से आप बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट करेंगे। बॉडी ऑफ लेटर मैं आपके सामने एक बार पढ़ रहा हूँ। आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट 14th February इज़ योर बर्थडे, so I am specially writing this letter to congratulate you on your birthday. Please accept congratulations from the bottom of my heart. I owe you a gift and you will get it when you come to me. I was going to send it to you by post, but then I was informed that you planned to come to Lahore. So I have decided that I should give it to you personally. I am waiting for you, yours sincerely, कैपिटल X डॉट कैपिटल Y डॉट कैपिटल Z। तो ये इसकी बॉडी है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉडी ऑफ लेटर में क्या कहा गया। आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड, मुझे अभी अभी ख्याल आया, मुझे अभी अभी याद आया, दैट 14th February, कि 14 फरवरी जो है, इज़ योर बर्थडे, वो तुम्हारी सालगिरह है। सो आई एम स्पेशली राइटिंग, बस मैं ख़ास तौर पर राइटिंग लिख रहा हूँ, दिस लेटर, ये ख़त, टू कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब क्या होता है? मुबारकबाद देना। कहते हैं कि मैं ख़ास तौर पे ये ख़त आपको लिख रहा हूँ, टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको मुबारकबाद देने के लिए, ऑन योर बर्थडे, आपकी सालगिरह पर। आपकी सालगिरह पर ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देने के लिए मैं ये ख़त लिख रहा हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट, बराए मेहरबानी कबूल करें, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी मुबारकबाद, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जो कि मैं अपने दिल की गहराइयों से आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मेरे दिल की गहराइयों से आने वाली मुबारकबाद को बराए मेहरबानी आप कबूल करें। आई ओ यू अ गिफ्ट, ओ, आई ओ, ये ओ जो है OWE है, लफ्ज़ी तौर पे इसका मतलब होता है एहसानमंद होना, वाजिब होना, या कर्जदार होना भी, या जैसे मैंने आपको बताया वाजिब होना, उधार होना। तो आई ओ यू आ गिफ्ट, मुझ पर आपका एक गिफ्ट उधार है, एंड यू विल गेट इट, और आप वो हासिल कर लेंगे, व्हेन यू कम टू मी, जब आप मेरे तक आएंगे, यानी कि जब आप आएंगे मुझसे मिलने तब आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा, वो गिफ्ट जो मुझ पर उधार है। आई वॉज गोइंग टू सेंड, अब गोइंग टू का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जा रहा हूँ, जाना है या जा रहा है। आई वॉज गोइंग टू सेंड, भेजने वाला था, गोइंग टू सेंड। भेजने वाला ही था या भेजने वाला था। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू, मैं ये आपको भेजने वाला था, बाय पोस्ट। बाय पोस्ट का मतलब होता है डाक से, डाक के ज़रिए से, जो पोस्ट ऑफिस होता है। आई वॉज अबाउट टू, सॉरी, आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाय पोस्ट, मैं आपको ये डाक के ज़रिए से भेजने वाला था, बट देन आई वॉज इन्फॉर्म्ड। आई वॉज इन्फॉर्म्ड पैसिव वॉइस है, इसका मतलब मुझे आगाह किया गया, मुझे बताया गया।
आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे आगाह किया गया, मुझे बाखबर किया गया, पैसिव वॉइस है। तो आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाय पोस्ट, मैं आपको ये डाक के ज़रिए से भेजने वाला था, बट देन लेकिन तब आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मुझे बताया गया, मुझे बाखबर किया गया, दैट यू प्लान टू कम लाहौर। प्लान्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है कि आपने मंसूबा बनाया हुआ है, आपका इरादा है लाहौर आने का। तब मुझे बताया गया कि आपका अपना इरादा है लाहौर आने का। सो आई हैव डिसाइडेड, बस मैंने फ़ैसला कर लिया, दैट आई शुड गिव इट टू यू पर्सनली, बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे ये आपको ज़ाती तौर पर देना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। योर्स सिंसियरली उसी तरह से है, योर्स YOURS कैपिटल होगा और R और S के दरमियान में कॉमा नहीं होगा। इसको आपने याद करना, मैं एक बार आपको ये मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कैपिटल है, Y कैपिटल है, OURS, Y कैपिटल OURS। अफेक्शनेटली लेट्स से हमने लिखना है। तो आपने याद रखना है बच्चों कि एक तो ये Y शुड बी कैपिटल, देयर शुड बी नो कॉमा, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है। ए अफेक्शनेटली का ए स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अगेन कॉमा। ये कॉमा भी नहीं भूलना आपने क्योंकि ये पैटर्न का पार्ट है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। मोस्टली बच्चे सब्सक्रिप्शन में आके ये वाली गलती करते हैं, कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, या फिर इसको कैपिटल लिख देते हैं और ये वाला कॉमा भूल जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जब तक आप याद रख के लेटर को अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मुश्किल होगा। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा लेटर था, लेटर नंबर 7 जो हमने किया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर बर्थडे। अपने दोस्त को उसकी बर्थडे के ऊपर, सालगिरह के ऊपर कंग्रेचुलेट करें, मुबारकबाद दें। लेटर नंबर 7 हमने किया। इसके साथ हमने टेंसेस किए। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था टेंसेस का, वो क्या था कि हमने टेंसेस के एस्पेक्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो एस्पेक्ट वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो कि हम इनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस तो ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये कोई बताता नहीं है कि ये एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस कहलाते हैं। आपकी नोट्स में ये चीज़ अवेलेबल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, पढ़ें, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो वो डेवलप होगी। पेज जो मैंने आपको बताया था, अगर आप वो एक बार आके खोल के देख लें, बल्कि पेज नंबर 200 पे भी आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, आप वो भी खोलेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि एस्पेक्ट जो है वो किस तरह से। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंडीशन और फ्रेंच। टेंस ज़माने को कहते हैं जिस ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए, टेंस के काम के मुकम्मल या नामुकम्मल होने का इजहार भी करता है। और फिर आगे उन्होंने बताया कि वर्ब 3 तरह की हैं जो टाइम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ईच टेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो फॉर्म्स हैं ये एस्पेक्ट कहलाते हैं। कौन से जी, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। फिर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। इसको आपने जिस तरह से मैंने बयान किया उसी तरह से आप इसको ड्रॉ करें अपने पेपर पे, ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकें, आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें, आपको मसला कोई ना हो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई ये पूछे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो यू शुड हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब मुझे इजाज़त दें, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके पास और ज़्यादा मालूमात के साथ हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।